स्वागत है। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी, रिच डैड पुअर डैड वाले लेखक, हाँ उनके विचारों पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ हमारे पास उनके कुछ लेख हैं, इंटरव्यूज हैं, जिनमें वो अक्सर मतलब बड़ी आर्थिक चेतावनियां सी देते हैं बिल्कुल। और पैसे को लेकर जो हमारी आम सोच है ना, हम्म। उसको चैलेंज करते हैं। हाँ, उनका नजरिया तो हमेशा ही चर्चा में रहता है। आज हम कोशिश करेंगे समझने की कि उनके मुख्य बातें क्या हैं। हाँ, जैसे वो संपत्ति और देनदारी का जो फर्क बताते हैं। वो काफी अलग है। हाँ, वो वाला। फिर इन्वेस्ट पर उनके सुझाव जो कई बार बिल्कुल उल्टे लगते हैं। सही। और हाँ, वो क्यों मौजूदा एजुकेशन सिस्टम और फियाट करेंसी मतलब जैसे डॉलर वगैरह उसकी इतनी आलोचना करते हैं। तो ठीक है, कोशिश करते हैं इन स्रोतों से जो सबसे जरूरी बातें हैं हाँ। वो निकालें और देखें कि भाई कियोसाकी की सलाह आज के टाइम में कितनी मतलब रेलेवेंट है। हाँ तो शुरू करते हैं उनकी चेतावनियों से। वो लगातार कह रहे हैं कि एक बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है ना। हाँ, वो ये कहते हैं, उनका मानना है कि ये संकट शायद स्टूडेंट लोन के कारण हो सकता है, अच्छा। या फिर जैसे बहुत ज्यादा नोट छापे जा रहे हैं उसकी वजह से। हाँ। और उनका एक बड़ा सवाल ये भी है कि जब सेंट्रल बैंक खुद ही मतलब मुश्किल में आ जाए तो उनको कौन बचाएगा फिर। सही बात है। इस पूरी चिंता की जड़ वो देखते हैं 1971 में, जब अमेरिका ने डॉलर को गोल्ड स्टैंडर्ड से हटा दिया था। हाँ, वो वाला पॉइंट। इसीलिए वो जो आजकल की करेंसी है, फियाट करेंसी, उसको नकली पैसा कहते हैं। मतलब ऐसा पैसा जिसके पीछे सोना या कुछ और नहीं है। अच्छा। और वो अमेरिकन फेडरल रिजर्व की जो नीतियां हैं, खासकर जब मुश्किल आती है तो और पैसा छाप दो, हाँ हाँ। उसके वो बड़े आलोचक हैं। और उनके हिसाब से तो अमेरिका इतिहास का सबसे बड़ा कर्जदार देश बन गया है। बाप रे। अच्छा, अब आते हैं उनके शायद सबसे फेमस सिद्धांत पर, संपत्ति यानी एसेट और देनदारी यानी लायबिलिटी। हाँ उनका वो मशहूर कोड है ना, अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं, गरीब और मिडिल क्लास वाले देनदारियां खरीदते हैं, जिनको वो संपत्ति समझ लेते हैं। बिल्कुल। और उनकी परिभाषा ना बहुत सीधी है। हाँ। संपत्ति वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, और देनदारी वो आपकी जेब से पैसा निकाले। सिंपल। सुनने में तो सिंपल है। हाँ, पर इस नजरिए से सोचें तो हमारा घर या कार जिनसे लगातार खर्चे जुड़े हैं, हाँ, लोन की किश्त, मेंटेनेंस। बिल्कुल, तो वो असल में संपत्ति नहीं, देनदारी बन जाते हैं। असली संपत्ति वो कहते हैं वो चीजें हैं जो इनकम दे, जैसे कोई बिजनेस हो गया, स्टॉक, बॉन्ड या कोई प्रॉपर्टी जिससे किराया आ रहा हो। सही। और उनका मानना है कि फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब पैसे की समझ, उसका पहला कदम ही यही है कि ये फर्क समझो। ये सोचने वाली बात है वैसे। हम में से ज्यादातर लोग तो घर को ही सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं। बिल्कुल। और संपत्ति बनाने की बात से ही जुड़ा उनका एक और काफी विवादित विचार है, बचत को देकर। हाँ, वो सेवर्स आर लूजर्स वाला। हाँ, बचत करने वाले हारते हैं। ये तो मतलब बचपन से जो सीखा है उसके एकदम खिलाफ है। सही कहा। उनका तर्क ये है कि जो फिएट करेंसी है, मतलब हमारे नोट्स, वो महंगाई की वजह से लगातार अपनी कीमत खो रहे हैं। तो उसे बचा कर रखना असल में नुकसान का सौदा है। वो कहते हैं पैसे बचाने की बजाय सोना, चांदी, बिटकॉइन, हाँ, हार्ड एसेट्स में, हाँ, असली चीजों में निवेश करो, न कि ईटीएफ वगैरह में जो उनके हिसाब से कागजी संपत्ति है। और वो लोन लेने की भी बात करते हैं। हाँ, वो अच्छे कर्ज की बात करते हैं, मतलब लोन लेकर ऐसी संपत्ति खरीदो जो पैसा कमाए। उन्होंने तो खुद बताया कि अपना पहला घर क्रेडिट कार्ड से फाइनेंस किया था। क्रेडिट कार्ड से? कमाल है। हाँ, ये जो पारंपरिक सलाह है ना कि कर्ज मत लो, उसके बिल्कुल उलट है। वो ये भी मानते हैं कि जो 401k या म्यूचुअल फंड है, हाँ, जो आम लोग करते हैं, वो आम लोगों के लिए है। अमीर लोग ऐसे पैसा नहीं बनाते, उनके तरीके अलग हैं। ये बातें वाकई सोचने पे मजबूर करती हैं। कियोसाकी शिक्षा व्यवस्था पर भी काफी सवाल उठाते हैं, खासकर फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी पर। बिल्कुल। वो कहते हैं कि डिग्री से ज्यादा जरूरी है फाइनेंशियल आईक्यू, मतलब पैसे की समझ। हाँ, और इस फाइनेंशियल आईक्यू में वो क्या क्या गिनते हैं? अकाउंटिंग की समझ, निवेश कैसे करें, बाजार कैसे काम करता है, थोड़े कानून की जानकारी। अच्छा। उनका वो रिच डैड और पुअर डैड वाला पूरा कॉन्सेप्ट इसी पर तो बेस्ड है। हाँ, कि एक कम पढ़ा लिखा पर अमीर, और दूसरा पढ़ा लिखा पर पैसों के लिए संघर्ष करता हुआ। सही। और उनकी वो लाइन, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता। हाँ। और ये भी कि अमीर लोग नौकरी सिर्फ पैसे के लिए नहीं करते, बल्कि कुछ सीखने के लिए करते हैं। ये सोच का फर्क वो अमीर और गरीब लोगों की आदतों से भी जोड़ते हैं शायद। हाँ, बिल्कुल। जैसे कि गरीब लोग अक्सर ऐसी चीजों पर खर्च करते हैं जो देनदारियां हैं और उन्हें और गरीब बनाती हैं। हाँ, जबकि अमीर लोग अपना ध्यान लगाते हैं ऐसी संपत्ति जमा करने पर जो उनकी इनकम बढ़ाए।
इसमें अपनी भावनाओं पर काबू पाना भी शामिल है, जैसे बिल न चुका पाने का डर या फिर नई नई चीजें खरीदने की इच्छा, इन पर कंट्रोल। और टैक्स वगैरह का क्या? हाँ, वो टैक्स कानूनों को और कॉरपोरेशंस की ताकत को समझने पर बहुत जोर देते हैं। उनके हिसाब से कॉरपोरेशन बनाना टैक्स बचाने और अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। क्योंकि वो टैक्स देने से पहले अपने खर्चे दिखा सकते हैं। एग्जैक्टली। तो एक तरफ तो कियोसाकी हैं जो कहते हैं बचत बेकार है, लोन लेकर एसेट बनाओ। हाँ, वहीं दूसरी तरफ कुछ और सोर्सेज हैं, जैसे शायद अमर उजाला के लेख में था, वो बिल्कुल उल्टी सलाह देते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं कि भाई मासिक बजट बनाओ, जैसे वो 50-30-20 रूल होता है ना। हाँ, जरूरत, इच्छा और बचत वाला। वही, इमरजेंसी फंड बनाओ, छोटे मोटे फालतू खर्चों पर कंट्रोल रखो। ये तो बिल्कुल पारंपरिक सलाह है। हाँ, ये तो एक दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट हो गया। बिल्कुल। कियोसाकी कहते हैं बड़े बोल्ड कदम लो, अलग तरह के निवेश करो, और पारंपरिक सलाह है कि धीरे धीरे संभल कर चलो, बचत करो। लक्ष्य दोनों का एक ही है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, पर रास्ते बिल्कुल अलग। बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में देखें, रॉबर्ट कियोसाकी के विचार क्या हैं? वो हमें पारंपरिक सोच को चैलेंज करने को कहते हैं। हाँ, संपत्ति और देनदारी का फर्क समझने को कहते हैं। बिल्कुल। फियाट करेंसी से हटकर सोना, चांदी, बिटकॉइन जैसी असली संपत्ति में निवेश करने की सलाह देते हैं। और सबसे जरूरी, लगातार सीखते रहो, अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाते रहो। उनकी बातें हैं तो विवादित, इसमें तो कोई शक नहीं, पर वो हमें सोचने पर मजबूर जरूर करती हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। क्या वाकई बचत करने वाले हारते हैं? क्या हमारा घर सच में देनदारी है? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर हर किसी को सोचना चाहिए अपनी सिचुएशन के हिसाब से। एकदम सही। जरूरी है कि हम अलग अलग नजरिए समझें, जानकारी लें और फिर अपने लिए सोच समझकर फैसला करें। बिल्कुल। तो इस चर्चा में मजा आया। हाँ, मुझे भी। और सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद।